नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से आगे चल रही होगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, तो आप में अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या देखने के बाद में उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या को 100% तक खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है उद्योग, अर्थात इंडस्ट्रीज हम इसे कह सकते हैं। इस चैप्टर को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन लगभग जो 50% का था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये भी वाला पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पार्ट में आपको कुछ बेसिक बातें, बेसिक फैक्ट देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में यहां से डायरेक्टली प्रश्न बनता है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, 1 मिनट आप सभी का लूंगा मैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चूंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर ला रहे हैं हमारे नोट्स में। जो हमारे नोट्स का प्राइस अभी तक था, उस प्राइस में 50% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा होने वाला है। तो जिन लोगों को नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग नोट्स परचेस कर सकते हो। सभी नोट्स में हम डिस्काउंट कर रहे हैं जो भी हमारे उपलब्ध हैं अभी के। एंड इसके अलावा हम न्यू टेस्ट सीरीज, न्यू क्लासेस भी लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने जो जो डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 को जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था कृषि, तो हमने वहां पर 3 प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एक है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी हमने डिस्कस की थी द्वितीय क्रियाएं और तीसरी थी आपकी तृतीय क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो हमने पढ़ा था, प्राथमिक क्रियाएं, इसमें हमने देखा था कि प्राथमिक क्रियाओं में इसका जो संबंध होता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उसके निष्कर्षण से होता है। एंड द्वितीय क्रियाकलाप जो होता है, इसका जो संबंध होता है वो विनिर्माण से होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं किसी चीज को वैल्यू एडिशन करना, या फिर हम यूं कह सकते हैं किसी का मूल्यवर्धन करना। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो, द्वितीय क्रियाकलाप जो होते हैं इसमें संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होता है ये। ठीक है, जैसे कि हमने खेती से हमें कोई सब्जी प्राप्त हुई, तो वो हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप की श्रेणी में आ गया, हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ। लेकिन हमने उस सब्जी से किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया, जैसे कि हमें टमाटर मिला और हमने टमाटर से टोमेटो केचप बनाया, तो टोमेटो केचप बनाने की जो प्रक्रिया होगी ये द्वितीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आएगी, ये विनिर्माण की श्रेणी में आएगी। ओके, तो हमें आज के इस चैप्टर में विनिर्माण को ही डिस्कस करना है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में उद्योग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने ये भी डिस्कस की। अब हमने बात की थी पार्ट 1 में उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, तो 3 आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला आधार आपको मिलता है कच्चा माल, दूसरा मिलता है आकार और तीसरा मिलता है स्वामित्व के आधार पर। अच्छा, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को हमने 4 वर्गों में डिवाइड किया है। कितने वर्गों में डिवाइड किया है, 4 वर्गों में डिवाइड किया है कच्चे माल के आधार पर। कौन कौन से 4 वर्ग होते हैं, हमने देखा था। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग होते हैं, कच्चे माल, यहां पर कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हमने खनिज आधारित उद्योग को डिस्कस किया, फिर हमने समुद्र आधारित उद्योग और फिर वन आधारित उद्योग। ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग हैं जिनमें हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों में, चारों में देखें, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 जो हैं, ये 3 उद्योग आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप में। बट जो आपका ये खनिज आधारित उद्योग है, ये प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आता है। ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का वीडियो प्लस क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट भी दे दी है। आप दोनों में से किसी पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लेना। इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। हमने अब बात करते हैं आकार के आधार पर। पहला, कच्चे माल के आधार पर हमने उद्योगों का 4 पार्टों में डिवाइड किया। अब आकार के आधार पर उद्योगों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपको मिलता है, पहला प्रकार है कुटीर या फिर घरेलू उद्योग, दूसरा मिलता है लघु आकार के उद्योग और तीसरा है वृहद आकार के उद्योग। ठीक है, अच्छा, कुटीर और लघु उद्योग किसे कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। लघु आकार के उद्योग किसे कहते हैं, देखो थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा, तो रिवीजन आपका हो जाएगा।
कुटीर या घरेलू उद्योग वे उद्योग होते हैं जहां पर घरेलू दस्तकार जो होते हैं, आमतौर पर हम आप सभी लोग घर पर बैठ करके चीज़ों का निर्माण करते हैं हाथों से। यहाँ पर किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। जैसे कि बीड़ी बनाना हो गया, जैसे कि आप देखो टोकरी बुनना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने हो गए, ठीक है, या फिर अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में आती है। लेकिन अगर हम लघु आकार के उद्योग की बात करें तो यहाँ पर छोटी कम पूंजी से कम पैसा लगा करके छोटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लघु आकार के उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसको एग्जाम्पल देखोगे तो रेशम बुनाई हो गया, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, ठीक है, ये लघु पैमाने के उद्योग हैं। या फिर आपने देखा होगा आपके इलाके में कारखाने लगा दिए जाते हैं जहाँ पर आटा पीसा जाता है। इसके अलावा जहाँ पर होता क्या है कि राई से तेल निकाला जाता है, ठीक है, रिफाइनरी वगैरह खोल दी जाती हैं। तो ये लघु आकार के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। वही अगर हम बृहद आकार के उद्योग की बात करें तो ये तीसरा प्रकार है। इसमें विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, यानी बड़ी मार्केट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, कितना पैसा लगता है, देखो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई देखो पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर पैसा लगता है और विशाल कच्चा माल लगता है, ठीक है, शक्ति के साधन बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर कार का निर्माण होता है, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह का निर्माण हो रहा है। वही यहाँ पर दिखाया गया जहाज निर्माण, पेट्रोल रसायन उद्योग हो गया, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग हो गया, ये बृहद आकार के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब जो तीसरा आता है वर्गीकरण, ठीक है, उद्योग के आधार पर हम अगर उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर देखें, हमने दो आधार पर देख लिया। कच्चे माल के आधार पर 4 वर्गों में डिवाइड किया गया, आकार के आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। अब अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर तो यहाँ पर उद्योग को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। कितने, सॉरी 4 ही दिए गए हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, सॉरी 5 नहीं 4 ही होंगे, ठीक है, मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था। राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र है ये, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये दोनों एक ही होंगे, ठीक है। तो निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, ठीक है। तो 4 वर्गों में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को डिवाइड किया गया। हमने चारों को डिस्कस किया। निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो राज्य स्वामित्व, ठीक है। सरकार, देखो यहाँ पर हमने राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र 2 का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि कई बार क्या होता है केंद्र सरकार कोई उद्योग लगवाती है और कई बार राज्य सरकार लगवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें सरकार शब्द का इस्तेमाल आगे चल करके हमने कर दिया। सरकार राज्य सरकार भी हो सकती है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, ठीक है, हमारी भारत सरकार भी हो सकती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो ये एक सरकारी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्र में होता क्या है, कोई एक व्यक्ति, ठीक है, मतलब इसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि मतलब इसमें व्यक्तियों का समूह या फिर कोई एक व्यक्ति और गवर्नमेंट दोनों मिल करके, आपने देखा होगा अर्ध सरकारी कंपनियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त क्षेत्र की कंपनी, ठीक है। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र, तो 4 वर्गों में इसे भी डिवाइड किया गया, यहां पर भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा उद्योगों को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में। यहां से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। अच्छा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक आपका कच्चा माल हो गया, दूसरा आपकी भूमि हो गई, तीसरा जल है, चौथा आपको श्रम शक्ति है अर्थात लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर जो होते हैं, फिर पूंजी हो गया, पैसा, परिवहन है, संचार है, विद्युत है, बाजार है। ये सभी चीज़ें जहाँ पर उपलब्ध होती हैं वहाँ पर उद्योग बहुत ही बेहतर चलता है। लेकिन जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें या फिर इनमें से कुछ उपलब्ध नहीं होती हैं वहाँ पर उद्योग को लगाना बहुत ही कठिन होता है और वहाँ पर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। एक इंडेक्स आती है, आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, मतलब व्यापार करने में सुगमता का सूचकांक जो है, इसमें भारत की जो नंबर है वो कहाँ पर है, ये दर्शाने के लिए हर साल इंडेक्स लॉन्च की जाती है कि कौन से देश में व्यापार करना आसान है, कौन से देश में व्यापार करना कठिन है। तो इसमें आप देखोगे कई बार भारत प्रयास करता है कि हमारा नाम जो है ऊपर आ जाए, जिससे कि हमारे देश में बाहर से आने वाली कंपनियां स्थापित हों और यहां पर व्यापार करें। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। यहां से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। आई होप कि पार्ट 1 में जो भी टॉपिक हैं हमने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपका रिवीजन हो गया होगा। अब पार्ट 2 में आते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक मिलता है औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं। अच्छा, इस टॉपिक पर प्रश्न भी आ चुका है, औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं। तो जैसे हमने कृषि तंत्र को डिस्कस किया था उसी तरह से ये औद्योगिक तंत्र भी है।
देखो औद्योगिक तंत्र में तीन चीजें शामिल होती, कौन कौन सी? सबसे पहली चीज आपको मिलती है निवेश। क्या है? निवेश। ठीक है। दूसरी आपको मिलती है प्रक्रम। क्या है? प्रक्रम। निवेश हो गया, प्रक्रम है, और तीसरा आपको मिलता है निर्गत। क्या है? तीसरा आपको मिलता है निर्गत। तो तीन चीजें शामिल होती हैं औद्योगिक तंत्र में। अच्छा, निवेश का अर्थ क्या होता है? तो निवेश का अर्थ होता है उसमें इन्वेस्ट की गई चीजें, जैसे कि निवेश में कच्चा माल लगाया जाता है, श्रम लगाया जाता है, मजदूर, ठीक है, भूमि की लागत होती है, जल की उपलब्धता है, परिवहन है, विद्युत है, अन्य अवसंरचनाएं शामिल होती। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है जैसे कि आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो निवेश की श्रेणी में आएगा। ठीक है। प्रक्रम किसे कहते हैं? प्रक्रम का अर्थ होता है प्रोसेस। ठीक है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आप आलू की खेती कर रहे हो, ठीक है, आलू की खेती करने के लिए आपने निवेश क्या क्या किया? हम सबसे पहले तो भूमि लेकर के गए, हमारे पास भूमि थी, हमने भूमि खरीदी या फिर लगान पर ली भूमि। अब भूमि लेने के बाद उसमें हमने उर्वरक चीजें डाली, जैसे कि खाद डाल दी, गोबर वाली खाद डाल दी या फिर और भी चीजें डाली। फिर हमने उसमें आलू का बीज गाड़ा, फिर हमने उसमें पानी लगाया, हमने दवा का छिड़काव किया, हमने खाद डाली, फिर हमने उसे प्रोसेस किया। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा हमारा आलू का होगा, दवाई का होगा, खाद का होगा, बीज का होगा, एंड श्रम शक्ति का होगा। प्रोसेस क्या है कि आलू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हम उसमें टाइम टाइम पर पानी लगा रहे हैं, टाइम टाइम पर दवा डाल रहे हैं, उसमें जो भी क्रियाकलाप शामिल होंगे वो प्रक्रम यानी कि प्रोसेस की श्रेणी में आएंगे। निर्गत क्या है? अंतिम उत्पाद जिससे अर्जित आय। ठीक है। अंतिम उत्पाद और जिससे अर्जित आय, मतलब जो आलू निकल के आएगा लास्ट में और उससे जो हमें आय प्राप्त होगी वो निर्गत की श्रेणी में आएगी। ठीक है। तो औद्योगिक तंत्र जो है उसमें तीन चीजें ये शामिल होती हैं, याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना। हाँ, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग जो चलते हैं हमारे, इसमें कपास हो गया, मानव श्रम हो गया, कारखाना है और परिवहन लागत। ये चार चीज़ें निवेश हैं, इन चार चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले कपास चाहिए है, फिर कपास को लेकर के आना और पूरा का पूरा काम करने के लिए मानव श्रम अर्थात लेबर लोग, फिर कारखाना जहाँ पर इनका प्रोसेस हो सके, और फिर परिवहन लागत। ठीक है। ये इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। प्रक्रम क्या है? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सारे के सारे शामिल हैं प्रोसेस की श्रेणी में। फिर कमीज जिसे आप पहनते हैं वो इसका उत्पाद निकल के आता है। शर्ट, जैसे कि सूती शर्ट बनी है तो ये इसका उत्पाद निकल के आ गया। आई होप कि औद्योगिक तंत्र को आप समझ गए होंगे। जैसे कि कृषि तंत्र में तीन चीजें शामिल होती हैं, उसी तरह से औद्योगिक तंत्र में भी है। कोई भी कंपनी आप देख लो, ठीक है, हम मान लेते हैं कि कार बनाने वाली एक कंपनी है, तो उसमें हम लोहा लेकर के कच्चे माल के तौर पर, ठीक है, और भी कई सारी चीजें लेकर के जाएंगे। इसके अलावा मानव श्रम ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर के जाएंगे, पैसा लेकर के जाएंगे, ठीक है, जमीन लेकर के जाएंगे, पानी लेकर के जाएंगे। ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें निवेश हैं, अर्थात इन्वेस्टमेंट। प्रक्रम क्या है? इन सभी का प्रोसेस जो किया जाएगा। और निर्गत क्या है? कार बन के निकल है। तो ये औद्योगिक तंत्र में भी ये तीन चीजें शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न बन जाता। अच्छा, ये प्रश्न एक दो बार आ भी चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को समझो और इसको अपने माइंड में छाप लो पूरी तरीके से। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के, ठीक है, कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हों, ठीक है, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, इसके अलावा पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो, क्या कहा जा रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है उसको समझो। औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होगा जैसे कि हम ये एक जगह ले लेते हैं, ठीक है, हम एक ही जगह ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें किसी भी स्थान पर, जैसे कि ये एक इसका इलाका है, ठीक है, ये एक इलाका है, हम इस पूरे के पूरे इलाके को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर दे रहे हैं, इसे भी हम यहाँ तक किए दे रहे ये। अब यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कपड़े की मिल लग गई, थोड़ी दूर पर कपास की मिल लग गई, थोड़ी दूर पर लोहा इस्पात इंडस्ट्री लग गई, यहाँ पर मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लग गई, यहाँ पर कार बनाने की फैक्ट्री लग गई, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो गई, यहाँ पर देखते हैं कि भाई क्या हुआ कि जॉब देने वाली एक कंपनी आ गई, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सेलर आ गए। तो आप देखोगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे जहाँ पर कई सारी कंपनियाँ लग जाती हैं, तो इस प्रदेश को क्या कहा जाएगा? औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर कई प्रकार की कई सारी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, आप देखो धीरे धीरे कितनी कंपनियां यहाँ पर आ गई। तो इस जहाँ पर क्या होता है, ऐसा प्रदेश जहाँ पर कई तरह के, ठीक है, उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास में लगे हुए होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ एक दूसरे को बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहले कपास की ओटाई का एक फैक्ट्री लगी है, उसके पास ही में क्या हुआ कि कपास की कटाई का मतलब बुनाई की एक फैक्ट्री लगी, फिर उसके पास में एक कपास की रंगाई की फैक्ट्री लगी, मतलब उससे जो उत्पाद हुआ उसकी रंगाई की फैक्ट्री लगी, फिर पास ही में एक छपाई की फैक्ट्री लगी है, कई सारी फैक्ट्रियां लगी हैं। इसी से विपरीत हम जाते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एक तरफ क्या है कि कार के पार्ट बनाने की फैक्ट्री लगी है जहां पर कार की लाइटें बन रही हैं, एक तरफ फैक्ट्री लगी जहां पर कार के बम्पर वगैरह बनाए जा रहे हैं, एक तरफ फैक्ट्री लगी जहां पर कार की सीट वगैरह बनाई जा रही है। सारी फैक्ट्री एक आसपास लगी हुई हैं और वो एक दूसरे के निकटता के लाभ भी उठा रहे हैं। तो ऐसे स्थान को औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। जो डेफिनेशन दी गई, क्या दी गई है, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हो। ठीक है, अब अगर विश्व के प्रमुख उद्योगों को देखोगे कहां पर स्थित हैं, तो कहां पर है औद्योगिक प्रदेश, कहां पर है, ठीक है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तो आपका पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया, पश्चिम और मध्य यूरोप हो गया आपका, यहां पर कई सारे औद्योगिक प्रदेश आपको मिलेंगे। पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, यहां पर भी औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो हैं अधिकांशता, हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। मुख्यतः औद्योगिक प्रदेश जो आपको देखने को मिलेंगे अधिकांशता शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अच्छा, कटिबंध के बारे में हमने क्लास 7 में और क्लास 6 में दोनों में डिस्कस किया है। कितने प्रकार के कटिबंध होते हैं, कटिबंध किसे कहा जाता है। जैसे कि हमने पूरा का पूरा देश का, पूरी विश्व का ऐसी पृथ्वी बनाई थी। पृथ्वी के बाद में बीच से हमारी एक रेखा गुजरती जिसे हम विषुववृत्त कहते हैं, फिर एक यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यहां से आपकी मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर ये वाला जो एरिया होता है कर्क रेखा से और यहां पर जो रेखा गुजरती है इन दोनों के बीच में, इसे शीतोष्ण कटिबंध का एरिया कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला शीतोष्ण कटिबंध का एरिया होता है, इसके इधर से भी एक रेखा गुजरती है, तो शीतोष्ण कटिबंध वाला जो एरिया होता है ये वाला। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा औद्योगिक प्रदेश स्थित आपको देखने को मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। ठीक है, समुद्री पत्तनों के समीप आपको औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर आप आज पहले के टाइम पर देखोगे तो पहले टाइम पर उद्योग वहां पर लगाए जाते थे जहां पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, पानी प्राप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आजकल जो उद्योग लगाए जाते हैं कहां पर अधिकतर लगाए जा रहे हैं, आजकल समुद्री पत्तनों के किनारे लगाए जा रहे हैं। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आजकल जो उद्योग लगाए जा रहे समुद्री पत्तनों के किनारे, उसके पीछे का जो मुख्य रीजन है वो यही आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर विदेशों से हम मशीनें मंगा सकते हैं। ठीक है, विदेशों से मशीनें आयात करके हम ला सकते हैं। अगर आप 1850 से लेकर के 1950 के बीच में देखोगे तो ये आपको समुद्री पत्तनों के किनारे पर बिल्कुल भी ऐसे उद्योग लगे हुए देखने को नहीं मिलेंगे। आप अगर 1800 के पहले देखोगे, ठीक है, तो मतलब फैक्ट्री लगाई जाती थी लेकिन नदी के किनारे फैक्ट्री लगाई जाती थी। ठीक है, फिर 1850 से 1895 के बीच में जहां पर कच्चा माल अधिक प्राप्त होता था वहां पर फैक्ट्री लगाई जाती थी। लेकिन अगर आप 1950 के बाद में देखोगे तो जो आपके समुद्री पत्तन हैं उनके समीप, समुद्री पत्तनों के किनारे, वहां पर ज्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर देखो, जैसे कि अडानी वगैरह को देखो तो कोयला वगैरह ये विदेश से मंगा लेते हैं। ठीक है, और भी कई सारी कंपनियां हैं। मान लो कि भाई हमने क्या किया, समुद्री पत्तन ये है, ठीक है, और हमने यहां पर उद्योग लगा रखा है, हम विदेश से मंगा रहे हैं लोएस को, हम विदेश से मंगा रहे हैं कोयला। ठीक है, यहां से आ रहा है। ठीक है, आज भी ज़्यादातर जो विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो जहाज़ के माध्यम से ही होता है। ठीक है, पानी वाले जहाज़ के माध्यम से होता है। अब भाई पानी वाला जहाज़ लेकर यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से इन चीज़ों को लेकर के हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, आयात का वहाँ से यहाँ तक लेकर के आने के लिए। ठीक है, तो वो कम करने के लिए लोगों ने क्या किया, इसके पास ही यहीं कहीं पर अपनी फैक्ट्री डाली ताकि यहाँ से कच्चा माल आ जाए और तुरंत हम फैक्ट्री में ला करके अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आजकल उद्योग लगाए जा रहे हैं 1950 के बाद में, ये समुद्री पत्तनों के किनारे ही लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, जहाँ कहीं भी फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, जहाँ कहीं भी उद्योग लगे होंगे, उसके आसपास आकर के लोग बस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको
लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। अब जैसे कि आपका मुंबई हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका पुणे है, बेंगलोर है, तमिलनाडु प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और फैक्ट्रियों के आसपास क्या है कि रोजगार के लिए बहुत सारे लोग रहने लगे। ऐसे स्थान पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। और आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर मान लो कि ग्लेशियर पिघलते मत, जो कि हर साल पिघल ही रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले यही प्रदेश डूबेंगे और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा जनबल का हानि भी होगी। आगे बढ़ते हैं तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो अधिकांशतः कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, क्योंकि कोयला क्षेत्रों के अगर हम निकट स्थित करेंगे तो वहां से हमें कोयला प्राप्त होगा, हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। अच्छा, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, हमने ये अलग से रखा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका मुंबई पुणे समूह हो गया, ठीक है, समुद्री पतन के किनारे है। आप देखोगे यहाँ पर अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो ये डूबेगा और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक है। दूसरा बेंगलोर मिलता है, ठीक है, बेंगलोर IT का हब माना जाता है। तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश है। छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश से आपको देखने को मिलेगा। मतलब गुड़गांव दिल्ली मेरठ जो है ये एक औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर कई सारे उद्योग हैं जो कि एक दूसरे के पास में स्थित हैं और अपनी मतलब सुगमता का मतलब एक दूसरे के निकट हैं तो उसका लाभ भी उठाते, निकटता का लाभ भी उठाते। इसके अलावा कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, सारे के सारे औद्योगिक प्रदेश बताए गए हैं जो कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, कभी प्रश्न आ सकता है कि भारत के प्रमुख 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइएगा, तो आप लिख देना गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश हो गया, मुंबई पुणे समूह हो गया, आप लिख सकते हो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये सारे के सारे लिख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं कि भाई हमें कहाँ पर सबसे अधिक औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो ये हम विश्व का मैप लाए हैं, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है बट हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आप विश्व के मैप में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो समझो हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत देश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत देश है ये आपकी 0 डिग्री की लाइन यहाँ से गुजर रही है, 0 डिग्री लाइन, ये आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, और नीचे से आपको मकर रेखा ये देखने को मिलेगी, मकर रेखा। ठीक है, डॉट डॉट वाली जो लाइन ये जा रही है, ये वाली ये कर्क रेखा की है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ब्लैक डॉट देख रहे हो, ठीक है, ब्लैक वाले मार्क देख रहे हो, जैसे कि ये हो गया, ये है भारत में, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये है, ये सारे के सारे औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए यहाँ पर। ठीक है, विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे जितने भी औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं उनमें देखोगे अगर तो आपको एक मिनट, ये कर्क रेखा मिल रही है। कर्क रेखा के ऊपर जो आपकी ये कर्क रेखा से और जो ये आपकी रेखा जा रही है, इन दोनों के बीच में आपको सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेंगे। इन दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको छोटे मोटे थोड़े बहुत उद्योग मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला इलाका है और शीतोष्ण कटिबंध वाले इलाके में सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये आपका एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी है, यहाँ पर बहुत अधिक उद्योग हैं। इसके अलावा ये आपका एक औद्योगिक प्रदेश है, ये इजराइल कह रहा है। ठीक है, भारत में अगर आप देखो तो मुंबई है, चेन्नई है, गंगा घाटी, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप इधर देखो जापान में उद्योग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मंचूरिया बीजिंग, यहाँ पर उद्योग देखने को मिलेंगे। तो जो आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है वहाँ पर उद्योग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जितने भी ये ब्लैक वाले आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ब्लैक वाले मार्क देखने को मिल रहे हैं, ये औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं मैप में, आप चाहें तो इनको देख करके याद कर लीजिएगा। कभी कभी अगर आपको मैप बनाना हो तो आप वहाँ पर बना भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विपदा की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कितना भी टाइम लगे, हम टाइम की कोशिश आज के इस वीडियो में टाइम देखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस की त्रासदी हुई थी जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हुई थी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 पर, जो ये 30 बजे देखने को मिल रहा है, 0.30 बजे, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है रात के 12:30 पर। ठीक है, रात के 12:30
लगभग 12:30 बजे ये घटना घटित हुई थी। अच्छा, इसके ऊपर एक वीडियो आप देखोगे तो हमारा नहीं मतलब यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छा चैनल है जिसमें एनिमेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर डालना। उन्होंने पूरा का पूरा माजरा, इसका जो भी रहा है डिटेल में बताया है एनिमेशन के माध्यम से कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ये हुआ था। और इस फैक्ट्री में जहाँ पर ये पूरा का पूरा भोपाल गैस त्रासदी हुई है, इस फैक्ट्री के जो सेफ्टी मेजर्स थे वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही थी। जिन लोगों की ये फैक्ट्री थी उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, ठीक है। आने के बाद में उनको घर में मतलब कैद किया गया, ये कहा कि हम जेल में डाल रहे हैं, तो घर में ही अरेस्ट करके रखा गया, सारी की सारी सुविधाएं दी गई और प्लेन में बैठा करके विदेश उनको भेज दिया गया था, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया। आइए हम गैस त्रासदी की तरफ देखते हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे अब तक की सबसे त्रासपूर्ण यानी कि सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटना ये हुई थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ में अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहा जाता है, इस गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है। ये गैसें हैं जिनका यहाँ पर रिसाव हो गया था। अगर इसमें सबसे ज़्यादा कीटनाशी देखोगे तो ये मिथाइल जो आइसोसाइनेट है, इसका जो रिसाव हुआ था, इसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव हुआ था, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही, ठीक है। बाकी तो सारी गैसों का हमने यहाँ पर बता ही दिया है। अच्छा, 1889 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि ये आप देखोगे सरकारी जो आंकड़े आते हैं वो कम ही आते हैं, ज़्यादा ही लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे उनकी किसी की आंख चली गई थी, किसी की नाक चली गई थी, मतलब कान चले गए थे, और भी कई सारी विकलांगता आ गई थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखोगे वो भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। हज़ारों लोग जो बच गए आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति है, आंत्र शोध विकृति है, मतलब अंदर पेट के अंदर की जो बीमारियां होती हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, मतलब कई सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस त्रासदी से क्या सीख लोगे अगर इसकी बात की जाए, तो हमारे यहाँ पर जो वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये एक प्रकार की औद्योगिक विपदा है। ये हमें सीख ये देती है कि भाई जो भी आप बिजनेस लगा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स जो थे वो फेल थे क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी और यहाँ पर ये त्रासदी इसी वजह से हो गई थी। आगे बढ़ते, इसके अलावा चीन में भी गैस कूप का विस्फोट हुआ था, गैस के कुएँ का, तो ये भी देख लेते। 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2005 में चीन में गाओकाओ, कहाँ पर, गाओकाओ चोंगिंग, ठीक है, चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 से ज़्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। जबकि चाइना अगर मृत्यु के बारे में बात की जाए तो आंकड़ा कम ही पेश करता है। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। जहां पर ये गैस कूप की त्रासदी हुई थी वहां से 64,000 लोगों को हटा दिया गया था, मतलब उनका घर छोड़कर उन्हें जाना पड़ा था। और कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण, मतलब जब विस्फोट हुआ तो इस वजह से वो इतने अधिक असहज हो गए कि भाग ही नहीं पाए, इस वजह से वहीं पर मर गए थे। जो कि समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से ग्रसित हो गए और इस वजह से वो भी आगे चल करके मरे या फिर उनके साथ में कई सारी बीमारियां लग गई। तो ये जो आपकी औद्योगिक विपदाएं होती हैं बहुत ही भयंकर होती हैं। जोखिम कम करने के उपाय क्या क्या हैं? अगर हमें कोई बिजनेस लगा रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर औद्योगिक विपदा ना हो, तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से अलग या फिर दूर रखा जाना चाहिए। जहां पर घनी बस्ती हो वहां से उद्योगों को दूर लगाना चाहिए, क्योंकि जिससे कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें जो बस्ती है उस तक पहुंचने से पहले उसे रोका जा सके, ठीक है। आम जनता को कम से कम नुकसान इससे हो। दूसरा, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो उद्योगों के पास में लोग रह रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर इससे ये दुर्घटना होती है तो इससे कितने खतरनाक पदार्थ निकलेंगे और इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, और इसका बचाव कैसे किया जाए तो वो पता होना चाहिए। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आप देखोगे आजकल चाहे हॉस्पिटल हो, कोई फैक्ट्री हो, हर जगह पर अग्निशामक यंत्र जो होते हैं हर जगह पर लगे होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण
क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जो विषैले पदार्थ हैं, जो केमिकल्स वगैरह रखे जाते हैं, तो वो जितने रखे जाने चाहिए, जो कैपेसिटी बताई गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें रख लेती हैं, ज़्यादा विषैले पदार्थ रखती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हद से ज़्यादा खाओगे तो लेट्रिन होने लगेंगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी विस्फोट भी होता है। पाँचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। जो प्रदूषण नियंत्रण होता है उसके उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से बनाना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले और इससे क्या है कि जोखिम कम हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ी सी सीख लो, अगर आप कोई फैक्ट्री डालने वाले हो तो उसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, ठीक है। जो उद्योग हैं प्रमुख जिनको हम लगा सकते हैं उनका यहाँ पर वितरण दिया गया है कि उद्योगों को हम कितने प्रकार से वितरित कर सकते हैं। जो उद्योग हैं, ठीक है, उनका वितरण यहाँ पर दिया जा रहा है। विश्व के प्रमुख उद्योग जो हैं उसमें लौह इस्पात उद्योग आता है, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग आता है, तीसरा सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये तीन के तीनों उद्योग जो हैं ये प्रमुख हैं आज के टाइम पर। विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं वो उनकी श्रेणी में ये आते हैं। एक लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, जिसमें लौह अयस्क से स्टील या फिर लोहे का निर्माण किया जाता है, हम कह सकते हैं कि इस्पात बनाया जाता है। दूसरा सूती वस्त्र उद्योग जहाँ पर कपड़ा बनाने के काम किया जाता है, और तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अर्थात IT सेक्टर जो आपको जिसे आप कहते हो, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग की दोनों काफ़ी पुराने, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखोगे, एक आपका लौह इस्पात उद्योग और दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, ये बहुत पुराने उद्योग हैं। लेकिन जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये नया उभरता हुआ उद्योग आज के टाइम पर है। 90s के दशक में बहुत ज़्यादा उभर रहा था, इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो IT बूम के नाम से जाना जाता है, बट इंडिया में ये थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप विदेश में देखोगे, ठीक है, तो आज भी उतनी तो नहीं कह सकते, बट आप लहर AI जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब से इसके क्षेत्र में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के IT बूम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। 90s के दशक में जब अमेरिका वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी और वहाँ पर वर्कर्स चाहिए होते थे, तो लोग ज़्यादा पैसे की डिमांड करते, जैसे कि $1,00,000, ठीक है। लेकिन वही काम इंडिया के लोग $5,000 में करने के लिए तैयार थे और बिल्कुल सेम स्किल के साथ में। तो उन्होंने इंडिया में लोगों को हायर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इंडिया में बड़ी मात्रा में इंजीनियर्स की डिमांड हुई। काफ़ी सारे लोगों ने इंजीनियर की डिग्री ली, काम करने लगे, और इसी तरह से बैंगलोर डेवलप हुआ। उसी टाइम में वो एक वेव आई थी IT बूम की। अब क्या हुआ, हम लोग उनके लिए उतने ही कॉस्टली हो चुके हैं जितने कि अमेरिका के उनके लोग हैं, ठीक है, विदेश के लोग हैं। तो अब वो हमारी तरफ उतना अधिक प्रेफरेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम डेवलप हो चुके हैं और हमारे पास भी पैसा है, तो हम और हमारी पॉपुलेशन भी खूब है, तो हम उनकी भी पॉपुलेशन है आज के टाइम पर खूब, ठीक है। तो हम कम पैसे में अब आप काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। हम भी उतना ही पैसा लगते। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पर अगर वो लोग $1,00,000 में करें तो हम 5,000 में कर देते हैं, $50,000 हमारे पास भी उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से अब इंडिया में इसकी उतनी अधिक वेव नहीं रह गई, लगभग 5 से 10 साल तक और चलेगा। उसके बाद में इंडिया में IT सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ये डूबने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अगर इंडिया अपना कुछ कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। वे देश जिनमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे कि जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है, रूस है, यहाँ पर मतलब अगर आप देखो तो लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है, यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर मतलब लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण किया जाता है। प्रमुख देश जो हैं जहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग जो है भारत में, हांगकांग में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, ताइवान में यहाँ पर संकेंद्रित हैं इसके भी उद्योग, ठीक है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में इसका भी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अगर आप मुख्य केंद्र देखोगे तो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में। इसके अलावा सिलिकॉन घाटी हो गया, और भारत का बेंगलुरु प्रदेश, ठीक है, बेंगलुरु IT का हब माना जाता है आजकल। तो अगर आप देखो बेंगलुरु के अलावा नोएडा भी बन चुका है, ठीक है। नोएडा इतना विकसित नहीं है, बट नोएडा में भी काफ़ी काम होता है। और नोएडा के अलावा गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा IT के कंपनियां आ चुकी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रदेश हमारे देश में आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका गुड़गांव है, एक आपका नोएडा है, और तीसरा आपको मिलता है बेंगलुरु, जहाँ पर IT के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। वहीं अगर आप लौह इस्पात की बात करें, लौह इस्पात उद्योग की बात करें, तो हमारे भारत में भी है, बट भारत में इतना अब मतलब जैसे कि आप IT के सेक्टर में बेंगलुरु का नाम देखते हो, इतना बड़ा नाम इस क्षेत्र में नहीं है। आइए देखते हैं उसको भी। हाँ, 2 चीज़ यहाँ पर 2 नाम दिए गए, इनको डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाता है, एक बार आ चुका है इसलिए हमने इसको अलग से रख लिया है। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है, प्रश्न आया था।
तो उभरते हुए उद्योग जो होते हैं सनराइज उद्योग के नाम से जाने थे। ऐसा उद्योग जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उभरता हुआ उद्योग, जैसे कि सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है आज के टाइम में जो आपका ये उद्योग है। स्वास्थ्य लाभ उद्योग है डॉक्टरी के क्षेत्र का, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री है। इसके अलावा सत्कार और ज्ञान के संबंधित उद्योग जो हैं ये, ठीक है। तो ये 3 श्रेणी ऐसी हैं जो कि सनराइज उद्योग की श्रेणी में आती है। सनराइज उद्योग उन्हें कहते हैं जो उभरता हुआ उद्योग होता है, ठीक है। उभरते हुए मतलब नई ऊंचाई से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने उद्योग में आपको लौह इस्पात इंडस्ट्री और वस्त्र उद्योग मिलते हैं, ये अब मतलब उभरते हुए उद्योग की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे इन तीनों को, आपका जो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मा इंडस्ट्री है, आपका आईटी सेक्टर है, और सत्कार तथा ज्ञान के संबंध का जो उद्योग आपको देखने को मिलते हैं, ज्ञान से संबंधित, ठीक है। जैसे कि आप देखो कोचिंग सेंटर्स वगैरह आजकल बहुत डाले जा रहे हैं, ये भी एक व्यापार ही है, ठीक है। आप देखो कोई भी टीचर बिना फीस के नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है। आप चाहे किसी भी टीचर को ले लो, कम फीस लेगा। अब मान लो एक टीचर के पास में 1 करोड़ लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं और सभी 100 रुपए दे रहे हैं, तो इंटू कर लीजिएगा उसके पास में कितना करोड़ होगा, ठीक है। 100 करोड़ का वो काम कर लेगा अपना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। आप चाहे फिजिक्स वाला को देखें या खान सर को देखें, खान सर फीस जरूर कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, बट उनकी भी इनकम आप कम मत समझना, उनकी इनकम कम मत समझना। आप जो जॉब कर रहे हो, हाँ मैं मानता हूं कि भाई खान सर ने बहुत लोगों का भला किया है, बहुत लोगों को जॉब दिलवा दी है, लेकिन ये भी एक प्रकार का उद्योग ही है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक सनराइज उद्योग की श्रेणी में आता है। अच्छा, प्रगलन के अर्थ क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे कि हमने लौह अयस्क लेकर के आगे, क्या लौह अयस्क लेकर के आगे हमने क्या किया, इसकी झोंका भट्टी होती है, झोंका भट्टी कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है। चैप्टर में इसका चित्र दिया गया है। इसमें नीचे से आग जलती है, ठीक है, एक इधर पाइप लगा होता है, एक इधर पाइप लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, वो लौह अयस्क डाला जाता है, साथ में 2-3 चीज़ें और मिलाई जाती हैं जो कि भी हम बताएंगे। ये फिर नीचे जो इसका गलनांक बिंदु होता है जिस पर जाकर के गलने लगे, जैसे कि अगर पानी का गलनांक बिंदु देखोगे, मतलब पानी किस टेम्परेचर पर जाकर के उबलने लगता है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर होने पर वो उबलने लगता है। इसी तरह से लौह अयस्क का जो गलनांक बिंदु होता है कि कितना टेम्परेचर देंगे तो ये गल जाएगा, ठीक है, ये पानी जैसा इसका लिक्विड बन जाएगा। तो उस गलनांक बिंदु से अधिक तपाया जाता है। और फिर उसके बाद में होता क्या है, जो मल होता है, मतलब जो अयस्क की अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर वाले पाइप से बाहर आ जाती हैं, और नीचे का जो लौह अयस्क मतलब जो इस्पात होता है वो नीचे वाले पाइप से बाहर आती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रगलन, प्रगलन किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा, ठीक है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके निष्कर्षित किया जाता है। धातुओं को अयस्कों से निष्कर्षित किया जाता है, उसको उसके गलनांक बिंदु से अधिक तपा करके। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम डिस्कस करते हैं लौह इस्पात उद्योग को, ठीक है। पहले अगर आप देखोगे जो हमारी 2018, 19, 20 में एनसीईआरटी चलती थी, उसमें लौह अयस्क, इसके जो लौह इस्पात उद्योग है, फिर सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है, एंड जो आपकी वस्त्र उद्योग वाली है, तीनों को डिटेल में बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। बट जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई है, इसमें केवल और केवल लौह इस्पात उद्योग को ही एक्सप्लेन किया गया। अगर आप वस्त्र उद्योग को और समझना चाहते हो, इसके बारे में विशेषताएं, तो उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जाकर के आप अगर चाहें तो देख सकते हो, क्योंकि हमने पिछली वाली एनसीईआरटी पढ़ाई है, ठीक है। हाँ, लौह इस्पात उद्योग को समझते हैं। तो अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हर उद्योग में होते हैं। तो औद्योगिक तंत्र को हमने डिस्कस किया, उसी तरह से इसमें भी निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। इस प्रकार उद्योग, इस प्रकार एक, हाँ, यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, पोषक उद्योग किसे कहते हैं, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पर समझ लो। पोषक उद्योग का अर्थ होता है कि भाई जो इससे चीज़ें बनेंगी और निकलेंगी वो चीज़ें अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाएंगी, ठीक है। जिसमें होता क्या है, पोषक उद्योग उसे कहते हैं जिसके उत्पाद, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग से हमें स्टील यहाँ से बनकर के निकला, ठीक है, और स्टील अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि स्टील यहाँ से बन के निकला, अब स्टील से कार बन के नहीं निकली, या स्टील से कोई मशीन बन के नहीं निकली, या फिर स्टील से कोई जेसीबी बन के नहीं निकली, केवल स्टील निकला, और उस स्टील से जेसीबी बनाई गई, जो कि अन्य उद्योग के लिए, मतलब जेसीबी बनाने वाली कंपनी के लिए कच्चे माल के रूप में स्टील काम किया, ठीक है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये एक प्राथमिक उद्योग है, जो कि द्वितीयक उद्योग के लिए, फिर जो विनिर्माण वाले उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। इसका जो निर्गत होता है, इससे जो निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो क्या कहा जा रहा है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश जो है, हाँ, इस उद्योग के लिए अगर आप देखो जो निवेश है, सबसे पहला श्रम है अर्थात मजदूर, दूसरा पूंजी, पैसा बहुत लगता है इसमें, तीसरा स्थान, जगह भी बहुत लगती है, और अन्य अवसंरचनाएं जैसे कि लौ एस्क हो गया, दूसरा कोयला हो गया, गर्म करने के लिए चूना पत्थर जो कि मिला के डाला जाता है कच्चे माल के रूप में, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें फिर से देख लीजिएगा, श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचनाओं में आप कह सकते हैं लौ एस्क, कोयला, चूना पत्थर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लौ एस्क, चूना पत्थर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सॉरी, कच्चे माल नहीं, ये निवेश है इसका, ठीक है, लौ इस्पात उद्योग में ये निवेश है, ठीक है। लौ एस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप देखो तो कई चरणों की होती है, ठीक है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। झोंका भट्टी का इमेज जो है मैं डालने वाला था बट मैंने यहाँ पर रखी नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक पेज एक्स्ट्रा इसमें शामिल करना पड़ता। वैसे आप चाहो अगर तो बुक में जाकर देख सकते हो, बुक में दिया गया है, बुक का PDF आपको NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों आपको प्रॉब्लम दूँ, मैं बना दे रहा हूँ, यहीं पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊंगा। क्या होता है, जैसे कि पहले ये एक आपका स्टैंड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, फिर ऐसे है, ठीक है, फिर इधर चली गई, ठीक है, ये झोंका भट्टी, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, आप ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये इसे आप 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लो, ये ठीक है, यहाँ से आपका निकलेगा लोहा, ठीक है, प्रगलित लोहा निकलेगा। आप यहाँ पर एक कंटेनर लगा लो, यहाँ से आपका धातुमल निकल जाएगा जो गंदगी होगी, ठीक है, यहाँ से धातुमल निकल जाएगा। यहाँ पर नीचे से क्या होता है, आग लगाई जाती, ठीक है, नीचे से आग लगाई जाती है, यहाँ से आग लगाई, इसे गर्म किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर गर्म हवाएं, गर्म गैसें होती हैं जो कि ऊपर बढ़ती रहती हैं, यहाँ से सीढ़ी लगा करके ऐसे ऊपर से डाला जाता है, क्या क्या, लौ एस्क डाला जाता है, साथ में चूना पत्थर और कोक मिला करके डाला जाता है। जब डाला जाता है तो अंदर क्या होती है, झोंका भट्टी, ये होती है, यही झोंका भट्टी कही जाती है, इसके अंदर डाला जाता है। जब डालते हैं महीन पिसा हुआ जाता है, ठीक है, पूरा लौ एस्क बड़े बड़े पत्थर नहीं, महीन डाला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद में ये गलता है, ठीक है, गलने के बाद में यहाँ पर एक और लगी होती है, यहाँ पर ऐसी होती है जिससे गर्म वायु जो होती है वो निकलती रहती है, ठीक है, गर्म वायु निकलती रहती है। यहाँ पर जाने के बाद में अंदर गर्म होता है, ठीक है, गर्म होकर के लौ एस्क जो होता है, गर्म होकर के प्रगलित लोहा नीचे बैठ जाता है और ऊपर धातुमल आ जाता है, ठीक है, गंदगी ऊपर आ जाती है, गंदगी इस पाइप से निकल जाती है और इधर से हम निकाल लेते हैं किसको, प्रगलित लोहे को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी झोंका भट्टी का एक स्वरूप है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से लौ एस्क का निर्माण होता है, स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ, कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है, ठीक है, जैसे गर्म हुआ, इसके बाद ये परिशोधित होता है, यानी कि ऊपर आ जाता है गंदगी और नीचे बैठ जाती है क्या, आपका इस्पात, ठीक है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, यानी कि टाइट होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। मतलब अगर आप देखो तो कड़ा होता है ये, आप इसे आसानी से काट सकते हो और एक बार अगर कोई आकार दे दोगे तो ये दोबारा मतलब रबड़ के जैसे नहीं होता है कि आपने घुमा दिया फिर घूम के अपनी साइड में आ गया, ऐसा नहीं, कड़ा होता है, ठीक है। अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, तार वगैरह भी इससे हम बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जो लोहा बनाने की प्रक्रिया है वो आप समझ गए होंगे। लौ एस्क से इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें कई सारे चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला चरण क्या है, कच्चे माल को किसके साथ में, लौ एस्क, चूना पत्थर और कोक, इन 3 चीज़ों को मिलाकर के झोंका भट्टी में हम डालते हैं। यहाँ पर ये प्रगलित होता है अर्थात गल जाता है। गलने के बाद में जो गंदगी होती है वो ऊपर वाले पाइप से धातुमल के रूप में बाहर हो जाती है। जो इस्पात होता है वो नीचे बैठता है, बैठ करके वो अगले पाइप से निकाला जाता है। निकलने के बाद में अगर आप ये देखो तो ये अन्य फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। ये कड़ा होता है इसलिए हम काट भी इसको सकते हैं, ठीक है, और इसे डिज़ाइन भी दे सकते हैं अलग अलग प्रकार की, जो कि हम इसको देखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, निकल है, तांबा है, जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके हम मिश्र धातुएं बनाते हैं। आपने सुना होगा जो सोना होता है कई कैरेट का होता है, जैसे कि आपने सुना होगा सोना 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, 15 कैरेट का है। तो देखो कैरेट का अर्थ यह होता है कि सोने में कितने % की शुद्धता है, ठीक है। 24% की शुद्धता सबसे अच्छा सोना माना जाता है, ठीक है। 18 कैरेट के सोने में थोड़ा सा तांबा
ज़्यादा मिला दिया जाता है। आप जितना कैरेट डाउन करते जाओगे उसमें तांबे की मात्रा अधिक मिलेगी होगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि लोहे में आप देखो स्टील जो होती है, ठीक है, उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, तो उसमें अन्य चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि इसमें जंग ना लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एल्यूमिनियम है, निकेल है, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें मिला करके मिश्र धातु तैयार कर दी गई। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, जो इस्पात होता है अर्थात जो स्टील होता है वो आधुनिक उद्योग जितने भी हैं उन सभी के लिए मेरुदंड का काम करता है। कि मेरुदंड अर्थात पीठ की रीढ़ जो आपकी है, ठीक है, रीढ़ की जो हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। भाई लोहा नहीं होगा तो कोई भी मशीन नहीं बन पाएगी। अब कोई मशीन नहीं बन पाएगी तो भाई डॉक्टर जो है इलाज तो करेंगे लेकिन जाँच कैसे करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में लोहे का इस्तेमाल होता है आजकल, ठीक है। भाई ऑपरेशन करने जाते हैं वहाँ पर औजार भी स्टील के होते हैं, इस्पात का उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो आधुनिक उद्योग हैं उन सभी के लिए इस्पात मेरुदंड का काम करता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जिनका हम सभी लोग उपभोग करते हैं, ये या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं में निर्मित औजार और मशीन जो हैं इन धातुओं से बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई पुल बनाने के लिए जा रहे हैं तो पुल बनाने के लिए हम जो मशीन लेकर के जाएंगे वो लोहे से बनी हुई होंगी, ठीक है, या फिर हम लोहे का ही पुल बनाने जा रहे होंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति की अगर बात की जाए कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, तो सन 1800 की अगर हम बात करें तो सन 1800 के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जाते थे जहाँ पर कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। जो पहाड़ी इलाके होते थे जहाँ पर कच्चा माल मिलता था और जहाँ पर विद्युत होती थी और जहाँ से नदी जाती थी वहाँ पर स्थापित किया जाता था। लेकिन बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति जो है कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट स्थापित की गई, ठीक है। हमने जो बात की थी ना 1850 से लेकर के 1950 के बीच में, 1850 से लेकर के 1950 तक जो अवस्थिति रखी गई, उचित समझी गई लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए, वो कहाँ पर रखी गई, जहाँ पर कोयला क्षेत्र हो, जहाँ पर इनको कोयला मिल जाए, उससे एनर्जी प्राप्त करते थे पिघलाने के लिए। दूसरा, इसके अलावा जहाँ पर नहरें हों जिससे कि इन्हें पानी मिल जाए, और तीसरा जहाँ पर रेलवे हो जिससे कि ये माल को मंगा सकें और वहाँ से भेज सकें, ठीक है, वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन 1950 के बाद में लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में संकेंद्रित होना शुरू हो गए थे। कहाँ पर, जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जो पतनी इलाके मिलते हैं, ठीक है, पोर्ट जो होते हैं जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, पोर्ट से थोड़ी दूरी पर, पोर्ट के निकट ही स्थापित की जाने लगी, क्योंकि विदेश से चीज़ें मंगानी होती थी हैं। जैसे कि आज लौह अयस्क जो है विदेश से काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, कोयला इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है, फिर उससे लौह इस्पात तैयार किया जाता है। तो आज के टाइम पर 1950 के बाद से अब तक, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में संकेंद्रित होने शुरू हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य एक समय तक बहुत विशाल हो गया, मतलब इस समय तक अगर आप देखो आज टाइम तक बहुत ज़्यादा विशाल हो गया, और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम पर लौह अयस्क को अगर आप देखोगे तो हम विदेश से इंपोर्ट करके लाते हैं, ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ है। हमारे भारत की अगर बात की जाए, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग उत्पाद केंद्र हमारे भारत की अगर बात की जाए तो भिलाई है, दुर्गापुर है, वर्णपुर है, इसके अलावा जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, एक ही प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। अगर आप इनको देखोगे कितने यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6, ठीक है, जो इस्पात केंद्र हैं ये एक ही प्रदेश में स्थित हैं, मतलब एक ही मतलब कहा जाता है औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। ये एक औद्योगिक प्रदेश नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, आपका एक पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में फैले हुए हैं ये, और इन्हें एक औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये इस्पात केंद्र जो हैं इन सभी को मिलाकर के एक औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। जो 4 राज्यों में फैले हैं कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं, इस्पात के केंद्र हैं जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग
उपयोग करते हैं। तो ये कुछ अलग से महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र बताए गए हैं। वैसे देखो ये तो एक आपका एक औद्योगिक प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कर्नाटक में भी भद्रावती है, जहाँ जो कि इस्पात का केंद्र है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर भी एक है। सलेम तमिलनाडु में, यहाँ पर भी एक इस्पात का केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर प्रश्न आ जाते हैं। इतिहास है इसका बहुत लंबा, ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी में भी दिया जाता है। तो 1947 से पूर्व पहले अगर आप देखोगे तो केवल एक ही इस्पात का कारखाना भारत में था। कौन सा? टिस्को इसको नाम दिया गया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसे टिस्को नाम दिया गया, जो कि ये एक निजी स्वामित्व की कंपनी थी, अर्थात प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी। स्वतंत्रता के पश्चात, अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद में सरकार ने ये कार्य अपने हाथों में ले लिया, अर्थात इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, इसको गवर्नमेंट के सेक्टर में रख दिया, ठीक है। और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए, जो कि आज आप देख रहे हो कितने सारे लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया, इस जो ये टिस्को कंपनी थी इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। और इसी के साथ में आप देखोगे तो जो एयर इंडिया है उसे भी इन्होंने अपने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। ये भी टाटा की ही कंपनी थी एयर इंडिया, उसे भी गवर्नमेंट ने ले लिया था। आज जो है तो एयर इंडिया टाटा के पास दोबारा पहुंच चुकी है, लेकिन ये टिस्को जो कंपनी है ये आज भी गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि स्वतंत्रता के पश्चात में इसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया और कई सारे इस्पात उद्योग भी लगाए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। इतिहास है टिस्को का, समझ लीजिए कहाँ पर है ये। सबसे पहले झारखंड में जो स्वर्ण रेखा है वो, और इसके अलावा खरकाई नदियों, ठीक है, खरकाई नदियों और स्वर्ण रेखा, इन दोनों के संगम के समीप में साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। बाद में साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया है, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश के लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लौह इस्पात के केंद्र भी हैं, मतलब लौह इस्पात नहीं कह सकते, मतलब लौह अयस्क, इसके बड़े भंडार भी थे। इसके अलावा नदी भी थी यहाँ से जो कि मिल जाती थी, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली भी मिल जाती थी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे स्थान पर था यहाँ पर, मतलब सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया था। हिस्ट्री में इनका पूरा इतिहास दिया गया कि किस प्रकार से ये स्थापित किया गया, कहाँ तक इन्होंने रिसर्च की थी जमशेदजी ने, उसके बाद में इसको स्थापित कर पाए थे। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता था। चूना पत्थर, डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जाता था, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज यहाँ से प्राप्त हो जाता था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के समीप इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो यहाँ पर इनको जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा था आसपास से ही मिल जाता था, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। खरकई और स्वर्ण नदियों से इनको पर्याप्त जल भी मिल जाता था। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद में कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित हो गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे बनने, कृषि उपकरण, मशीनें बनना, ठीक है, टीन की चादर, केबल और तार का उत्पादन भी किया जाता था। तो जैसे मतलब यहाँ पर इस की स्थापना की गई, उसके बाद में इसके आसपास कई सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, कई सारी छोटी छोटी कंपनियाँ खुलने लगी, जिसमें किसी इंजन के पुर्जे बन रहे हैं, कोई किसान का मतलब कृषि का उपकरण बन रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर के कोई पुर्जे बन रहे हैं, ट्रॉली बनाई जा रही है, या फिर मशीन कोई बनाई जा रही है, ठीक है, टीन की चादरें बन रही हैं, रासायनिक चीज़ें बन रही। तो कई सारे उद्योग स्थापित हो गए और इससे धीरे धीरे कहा जाने लगा एक औद्योगिक प्रदेश बन गया यहाँ पर, ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ, यानी कि तुरंत औद्योगिक विकास धीरे धीरे, मतलब बहुत ही तेजी से यहाँ पर औद्योगिक विकास शुरू हो गया। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो हर इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में लोहे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो भारतीय उद्योग के अगर आप लगभग सभी क्षेत्र देखोगे तो हर क्षेत्र में, हर से क्षेत्र की जो जड़ें हैं, आधारभूत संरचना है, उसमें लौह इस्पात उद्योग शामिल होगा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत
समाकलित इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल है। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो भारतीय लौह इस्पात उद्योग में लघु इस्पात मिल भी शामिल है, यानी कि छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जगह जगह पर अगर आप देखोगे तो प्राचीन काल से ही लोहा बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसका इतिहास हम डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इनके बड़े पैमाने पर इस्पात के संयंत्र लगे हुए हैं जहाँ पर लोहा बनाया जा रहा है, उसके साथ में लघु इस्पात मिल भी लगे हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे इस्पात छोटे छोटे लोहा बनाने वाले मिल भी लगे हुए हैं जहाँ पर छोटे पैमाने पर लोहे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें में यहाँ पर जो द्वितीय उत्पादक होते हैं वो, इसके अलावा रोलिंग मिल हैं और इसके अलावा सहायक उद्योग भी शामिल है। ठीक है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में ज़्यादा इसको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, कि जो लघु इस्पात मिल हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, पहले कैसे थे, आज कैसे, क्लास 8 की हिस्ट्री में डिटेल में बताया गया है। हाँ, अब हम बात करते हैं पीटर्सबर्ग की, जो कि विश्व का सबसे सर्वोत्तम स्थान पर आता है, प्रमुख एक इस्पात केंद्र का स्थान है जहाँ पर इस्पात नगर इस नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है ये। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पर स्थानीय इनको सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कि कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह मिनेसोटा की लौह की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूर पर है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से इनको पर्याप्त रूप से जल प्राप्त हो जाता है। तो देखो इन पर यहाँ पर होता क्या है, कोयला भी इनको प्राप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, जल भी प्राप्त हो जाता है। लौह यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से मंगा लेते हैं। ठीक है, वहाँ से मंगा लेते हैं, तो लौह इनको मिल जाता है, इंपोर्ट कर लिया जाता है, बाकी श्रमिक इनको वहीं पर उपलब्ध हो जाते हैं और कोयला वहीं पर मिल जाता है, जल वहीं पर मिल जाता है, और भी जो चीज़ें हैं वो इनको वहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम इस्पात मिल हैं। ठीक है, ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला एवं एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सारे स्थित हैं। ठीक है, आज तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही कम बड़ी इस्पात मिल आपको देखने को मिलेंगी, पहले इसकी अपेक्षा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कई सारी मिल आपको मिलेंगी। ठीक है, आज पीटर्सबर्ग की स्थिति ये है कि यहाँ पर बहुत कम बड़ी, ठीक है, बड़ी मिल की अगर हम बात करें तो बहुत कम है। ये मिल जो यहाँ पर स्थित हैं पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला, एल्गनी नदी, इनकी घाटियों में, इसके अलावा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो एक नदी है उसके सहारे पर स्थित हैं। ठीक है, परिष्कृत इस्पात जो यहाँ से इस्पात निकल के आता है, स्थल और जल दोनों ही मार्गों से बाजार तक पहुँचाया जाता है। अब इतनी इतनी बड़ी नदियाँ हैं तो नदियों से जहाज चलते हैं, जहाज़ों में रख करके पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेन भी चलती है, ठीक है, मालगाड़ी चलती है, उस पर के पहुँचाए थे। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी हैं। रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर पीटर्सबर्ग का पिट्सबर्ग है, ये पीटर्स नहीं है, मैं बार बार पीटर्स पढ़ रहा था, पिट्सबर्ग है ये। ठीक है, पिट्स आधा टा है, वो भी बड़ा नहीं छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो टाइम है वो 56 मिनट का लगाया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। और हाँ, अभी ऑफर आने वाला है। ठीक है, ये ऑफर अधिक समय के लिए नहीं है। जो लोग साल 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं तो उनको शायद ये ऑफर ना मिल सके, बट अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑफर मिल जाएगा। लगभग 1 महीने तक ऑफर रहेगा। आप अभी के भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी, स्टोर पर हैवी ऑफर मिलेगा, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा ऑफर। आप दोनों में से कहीं पर भी मैसेज करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अगला चैप्टर हम अब कल डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमने उद्योग को समझा, ठीक है, कि उद्योग किसे कहते हैं। फिर हमने उद्योगों का वर्गीकरण देखा, 3 आधार पर होता है, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा आकार के आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है उद्योग को। निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि उद्योगों की
अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि कच्चा माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, संचार, विद्युत और बाजार। ठीक है, फिर हमने औद्योगिक तंत्र देखा, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक निवेश, दूसरा प्रक्रम और तीसरा निर्गत। फिर हमने औद्योगिक प्रदेश देखा, प्रदेश किसे कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश हम उसे कहते हैं जहां पर कई तरह के उद्योग एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ एक दूसरे में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हुए एक फैमिली, ठीक है, फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली रहती है, तो उसकी एकता जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से औद्योगिक प्रदेश भी होते हैं। मैप के माध्यम से औद्योगिक प्रदेशों को समझा। फिर हमने औद्योगिक विपदा को समझा, जिसमें हमारे देश में हुई औद्योगिक विपदा जो कि विश्व की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है, उसे हमने यहाँ पर समझा, भोपाल की गैस त्रासदी। मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना, एनिमेशन वाला वीडियो। ठीक है, आप डालना, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है वरना मैं आपको जरूर बताता। आप बस भोपाल गैस त्रासदी डाल देना, एनिमेटेड वीडियो, अगला आगे लिख देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है वो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप उद्योग को देखोगे, आज के टाइम के जो प्रमुख उद्योग हैं, लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, जिसमें लौह इस्पात उद्योग को हमने डिटेल में समझा। ये दोनों उद्योग के बारे में शॉर्ट में जानकारी हमने देख ली, यहाँ पर ज़्यादा जानकारी हमने यहाँ पर नहीं इनके बारे में ली। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, प्रगलन किसे कहते हैं, हमने ये भी देख लिया। फिर लौह इस्पात उद्योग को हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को, फिर लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, कि आज के टाइम पर लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, पहले कहाँ पर लगाए जाते थे, फिर आज के टाइम पर कहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फिर हमने जमशेदपुर का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर किस प्रकार से स्थापित किया गया ये लौह इस्पात उद्योग और इसको किस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, फिर यहाँ पर कैसे क्या क्या हुआ, वो चीज़ें हमने यहाँ पर समझी। फिर हमने पिट्सबर्ग का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर समझा। पिट्सबर्ग के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। आई होप कि आगे की जो क्लासेस हम पढ़ेंगे 9th 10th 11th की, तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी होगी, हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल हमारे साथ में दगाबाजी करोगे, गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक हाँ 1 मिनट, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव संसाधनों को। ठीक है, मानव संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप कहें तो एक ही वीडियो में निपटा दें और अगर कहते हैं तो 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में, जैसा भी हो, आज शाम को ही देखना है फिर कल देखना है, ये भी बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।